हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो ये है अनरिक्वेटेड लव का 14th एपिसोड। और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे सो आई सजेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए, तो आप सभी को ये ड्रामा देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि जो शो जीबी ने ऑर्गेनाइज किया था वो कितना ज्यादा हिट जाता है। अब इसे खुशी में जीबी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें जांग और उसके रूममेट्स को जाने में काफी ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि जब तक पार्टी स्टार्ट होती है वो तो अब तक सो ही रखे थे। तभी वो देखते हैं कि हुआन तो एकदम रेडी होकर शीशे के आगे अपने आप को देख रहा है। हुआन को इतने जल्दी रेडी होता हुआ देखकर जांग उसके सामने आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसा कि तुम डेट पे जा रहे हो। आखिर तुम इतना सज सवर किसके लिए रहे हो, राउशी के लिए? तो हुआन उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जांग उससे बोलता है कि अगर वैसे तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। बाय द वे, क्यों ना हम सभी लोगों से पहले जाकर लाउशी का वहाँ पर वेट करें, क्योंकि लाउशी तो अक्सर जल्दी आ जाती है ना। और इसी तरीके से जब लाउशी को पता चलेगा कि हम सभी उसका वेट करें तो उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही वो चारों सच सवर कर सबसे पहले वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और लाउशी का वेट करने लग जाते हैं। लेकिन काफी देर हो जाती है, उनमें से कोई भी नहीं आता है। इतने देर तक इंतजार करके वो चारों ही थक जाते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो आज की मेमोरी को अपने फोन में कैप्चर करे और सभी फोटो खींचे। और इसी तरीके से वो चारों के चारों फोटो खींचने लग जाते हैं। तो जब वो चारों के चारों फोटो खिंचवा रहे होते हैं तभी वहाँ पर जीबी और उनके सारे दोस्त आ जाते हैं। जीबी उन चारों को देखकर हंसने लग जाता है और उनसे बोलता है कि तुम चारों ने तो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जैसे कि तुम शादी में जा रहे होंगे, आखिरकार तुम इतना सज सवर कर क्यों आ रखे हो? तो जैसे ही हुआन उन सभी को देखता है तो वो उनसे पूछता है कि लाउशी कहाँ गई, वो नहीं आ रही है क्या? तभी जीबी उसे बताता है कि नहीं, लाउशी तो नहीं आ रही है, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है। ये सारी चीजें देखकर हुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ लाउशी काफी टाइम बाद अपनी फैमिली वालों के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी तरीके से लाउशी की मॉम सभी के सामने लाउशी की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, ये कहते हुए कि ये पढ़ भी रही है और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है। डिनर खत्म करने के बाद जैसे ही लाउशी अपने रूम में आती है तभी उसका भाई उसके बेड पे सो जाता है और उससे बोलता है कि आज से ये बेड मेरा हुआ। तभी लाउशी उसे अपने बेड से हटाती है और उससे बोलती है कि तुम अपने रूम में जाओ, ये बेड मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। तो इस तरीके से जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी लाउशी उससे बोलती है कि बाय द वे, तुम चैन जिनसे प्यार भी करते हो या फिर तुम जबरदस्ती उससे शादी कर रहे हो? इस बात को सुनने के बाद उसका भाई उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करता। तभी लाउशी उससे बोलती है कि तुम सुजिन को जानते हो क्या? सुजिन ने मुझे मैसेज किया था और वो मुझसे हमेशा मैसेजेस में तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो चैंगमिन को पसंद नहीं करती है और वो तुम्हें पसंद करती है। क्या तुम सुजिन को पसंद करते हो? तो उसका भाई उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चैंगजिन को ही पसंद करता हूँ। और वैसे भी अपनी लाइफ में मैं जिन दो लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो तुम और चैंगजिन ही हो, इसीलिए तुम सुजिन के बारे में मत सोचो और आराम कर लो। ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। दूसरी तरफ पूरी पार्टी में सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं हुआन को छोड़कर। हुआन बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि पार्टी में लाउशी नहीं आई होती है, बट उसे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि लाउशी पार्टी में नहीं आ रही है। ये उसने जीबी को बताया और एक बार भी उसने ये बात हुआन को बतानी जरूरी नहीं समझी। हुआन को इतना उदास देखकर जीबी उसके सामने आता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों? तो हुआन उससे बोलता है कि तुमने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई, लेकिन इस पार्टी के मेन लोगों को तो तुमने बुलाया नहीं, जो कि बेली और लाउशी है। तुम्हें पता है ना कि उन दोनों की वजह से हमारा शो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, अगर वो नहीं होते तो तुम्हारा शो इतना सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता। तो जीबी उससे बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने लाउशी को बुलाया था लेकिन उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए वो नहीं आई। बाय द वे, बेली की बात रही तो मैं उसे नहीं बुला सकता हूँ क्योंकि मैंने चैन को भी यहाँ पर बुलाया और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड आमने सामने हो। और वैसे भी अगर मैं बेली को बुलाता और उसने मुझे और चैन को साथ में देख लिया होता तो मुझसे ज्यादा हर्ट उसको होता। पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बेली को पर्सनली थैंक यू बोल दूंगा। दूसरी तरफ लाउशी की मॉम लाउशी के सामने आती है और उसको बताती है कि कल वो दोनों लाउशी की डैड की ग्रेव के सामने जाएंगे, बट उसके दादा दादी के आने से पहले, क्योंकि वो उनसे नहीं मिलना चाहती है और अगर लाउशी गलती से उनसे मिल गई तो वो भी उन्हें इग्नोर ही मारे। ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी ही देर में जब लाउशी पढ़ रही होती है तो उसे हुआन का मैसेज आ जाता है और मैसेज में वो लाउशी से पूछता है कि वो पार्टी में क्यों नहीं आई, बट लाउशी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है। तो फिर हुआन उससे बोलता है कि और कब तक तुम मुझे इस तरीके से इग्नोर मारती रहोगी? ये सारे मैसेज देखने के बाद भी लाउशी उसका रिप्लाई नहीं करती है। दूसरी तरफ थोड़ी देर में पार्टी में एंट्री होती है चैन की, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और सभी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। थोड़ी ही देर में जीवी चैन को चेयर में बैठा देता है।
तभी योंगल ने पार्टी में बेली को भी बुलाया होता है और बेली भी पार्टी में आ जाती है। योंगल ये सब इसलिए करता है ताकि वो जीबी को परेशान कर सके और उसके बाद वो सभी के सामने बोलने लग जाता है कि बेली की वजह से उनका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सका। ऐसा ही कहकर वो उसे बेली और चैन के सामने बैठा देता है। बेली जैसे ही चैन के सामने बैठती है तो चैन जीबी को देखकर बोलने लग जाती है कि तुमने इसे क्यों पार्टी में बुलाया। तो जीबी उससे बोलता है कि मैंने इसे पार्टी में नहीं बुलाया बल्कि इस योंगल ने बुलाया है। तो जब वो इसी तरीके से बातें कर रहे होते हैं तो बेली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी हुआन वहाँ पर आता है और वो बेली को अपने साथ लेकर चला जाता है और अपने सामने बैठा देता है। भले ही बेली हुआन के सामने बैठ जाती है लेकिन अभी भी उसकी नजर बस जीबी की तरफ होती है। हुआन बेली से लाओशी के बारे में पूछता है लेकिन बेली उसकी बातों को इग्नोर मारती है। लेकिन उसके बाद जब वो दोबारा से उससे लाओशी के बारे में पूछता है तो बेली उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है। तुम कभी उसे इग्नोर मारते हो और कभी तुम इतने बेसब्री से उसका इंतजार करते हो। आखिरकार तुम चाहते क्या हो। वो इंसान है, उसके अंदर भी फीलिंग्स है। तुम्हारा जब मन चाहेगा तुम उससे प्यार करोगे, जब मन नहीं चाहेगा तुम उससे बात तक नहीं करोगे। देखो मैं तुम दोनों के मैटर में नहीं पड़ना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे लाओशी के बारे में ना पूछो। और ऐसे ही कहकर बेली वहाँ पर से गुस्से में चली जाती है। बेली को वहाँ पर से जाता हुआ देखकर चैन भी उसके पीछे चली जाती है और उसके बाद बेली को रोककर उससे कहती है कि तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जीबी मेरा है और अब जब मैंने उसके प्रपोजल को हाँ बोल ही दिया है तो मैं किसी और लड़की को इस तरीके से उसका नहीं होने दूंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तो बेली उससे बोलती है कि जीबी जिसका भी है ये उसकी चॉइस है बट मैं उससे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ और देखना एक दिन जीबी जरूर मेरा होगा। और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। दूसरी तरफ हुआन को बैठे बैठे अपनी आंटी की बातें याद आती है जब वो उन्हें बताती है कि लाओशी उसे कितना ज्यादा पसंद करती थी हाई स्कूल से ही और उसने हुआन के प्यार को पाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव भी दिखाए थे। ये सारी बातें याद कर हुआन को ऐसा लगता है कि उसे भी लाओशी को पाने के लिए कुछ इनिशिएटिव दिखाने होंगे। यहाँ पर बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं, अब उसे लाओशी को ढूंढने ही जाना पड़ेगा। यही सब सोचकर वो थोड़ी ही देर पे वहाँ पर से चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर से जाता है तो सांग भी उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद हुआन उसे बताता है कि वो लाओशी को ढूंढने के लिए जा रहा है। पहले तो सांग उसे ये सब करने के लिए रोकता है लेकिन बाद में वो उसे जाने की परमिशन दे देता है और वो उसे बोलता है कि अगर उसे कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हुआन उसे एक बार कॉल कर दे, वो उसकी हेल्प हमेशा करेगा। नेक्स्ट डे लाओशी और उसकी मॉम उसके डैड के ग्रेव के सामने जाते हैं जहाँ पर कि लाओशी अपने डैड के सामने फूल रखती है। ये सारी चीजें देखकर उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है और वहीं पर ही बोलने लग जाती है कि आज हमारी फैमिली में सब कुछ है बस तुम ही नहीं हो। ये सारी बातें सुनने के बाद लाओशी अपने डैड के ग्रेव के सामने बोलती है कि डैड आप तो हमेशा हमसे बोलते थे कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए ना, तो आज जब हम सच्चे हैं तो हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, आप हमारा साथ क्यों नहीं देते हो। ये सारी चीजें सुनकर उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम अपने डैड को ब्लेम मत करो, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। आज तुम्हारे डैड जहाँ पर भी है ना वो हमारी हेल्प करते हैं, तभी तो हम इतनी सारी मुश्किलों से ओवरकम कर सके। इतने में ही उसकी मॉम उसे वहाँ पर रहने के लिए बोलती है और उसे बोलती है कि उनसे कुछ जरूरी काम है इसलिए वो वहाँ पर से जा रही है। ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। जैसे ही लाओशी की मॉम वहाँ पर से जाती है तभी लाओशी को हुआन का कॉल आ जाता है और हुआन लाओशी से पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ पर हो और तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। तो लाओशी उसे बोलती है कि मैं जहाँ पर भी हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम मेरा पीछा मत करो। इससे पहले कि हुआन उसे बताता कि वो उसे ढूंढते हुए उसके होम टाउन में आ गया तब तक लाओशी का फोन खराब हो जाता है और वो हुआन की बातें नहीं सुन पाती है। और तभी वहाँ पर लाओशी की मॉम भी आ जाती है। लाओशी की मॉम लाओशी से बोलती है कि क्या हो गया, तो लाओशी अपनी मॉम को बताती है कि उसका फोन खराब हो गया है, क्या वो कुछ टाइम के लिए उनका फोन यूज कर सकती है। जैसे ही लाओशी की मॉम उसे फोन देती है तो लाओशी उनसे बोलती है कोई बात नहीं मॉम, मैं बाद में ही जाकर बात कर लूंगी उनसे। जैसे ही फोन कटता है तो हुआन लाओशी को मैसेजेस पे मैसेज करने लग जाता है। दूसरी तरफ घर जाते समय लाओशी की मॉम उसे बोलती है कि अगर तुम्हें हमारे दुश्मन की फैमिली से भी प्यार हो जाए ना तो तुम मुझे बता देना, मैं अपने पर्सनल राइवल की वजह से तुम्हारे प्यार को दबाने की कोशिश कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुशी है। ये सारी बातें सुनने के बाद लाओशी का मन करता है कि वो अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है क्योंकि उसे अभी खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि हुआन उसे पसंद करता भी है या नहीं करता है। जैसे ही हुआन लाओशी को ढूंढ रहा होता है तभी उसके सामने येन आ जाती है और वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर अपनी क्रिसमस की छुट्टियां बिताने के लिए आए हो, अब तुम यहाँ पर आई हो तो हम दोनों साथ में ही क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो हुआन उससे बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर लाओशी को ढूंढने के लिए आया हूँ, तुमने लाओशी को देखा। तो येन उससे बोलती है कि नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आई होगी। तो हुआन उससे बोलती है कि वो यहीं पर ही आई है, अब मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे कहकर जब वहाँ पर से जाने वाला होता है तो येन उसे रोक लेती है और उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर की येन उससे बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि लाओशी और तुम्हारी फैमिली के बीच में बहुत बड़ा पंगा है। अगर लाओशी तुम्हारी फैमिली की मेंबर बन भी गई ना तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम उसे अच्छे से ट्रीट करेगी। अगर तुम अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी कर भी लोगे तो क्या तुम खुश भी रहोगे? मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, बाकी सब तुम्हारी मर्जी है। तो दूसरी तरफ लाओशी अपने होम टाउन में आई होती है तो वो डिसाइड करती है कि क्यों ना वो अपने स्कूल भी घूम कर आ जाए। और ऐसे कहकर जब वो स्कूल जाती है तो वो उन्हीं सारी मेमोरीज को याद करने लग जाती है जो कि उसने अपने हाई स्कूल में बिताई थी। लाओशी बहुत ही इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी, उसका कोई भी दोस्त नहीं था। पढ़ाई के अलावा उसे
उसे जिस चीज पे इंटरेस्ट था तो वो हुआन था और वो हमेशा बस उसे ही चुप चुप कर देखा करती थी। तो जब वो इसी तरीके से उन सारे पलों को याद कर रही होती है तभी वहाँ पर सुजीन आ जाती है। सुजीन जैसे ही लाओशी को देखती है तो वो उसे बोलती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्कूल को देखकर तुम्हें दोबारा से हुआन की याद आने लग गई थी। तुम्हें पता है जब हम यहाँ पढ़ते थे ना तो हुआन पे यहाँ की सारी लड़कियां फिदा थी, तुम बस उसकी तरफ देखती नहीं थी, तो मुझे लगा था मेरी तरह तुम भी उसे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम उससे इतना ज्यादा प्यार करती हो। इसकी बात सुनकर लाओशी उससे बोलती है कि मुझे भी थोड़ी पता था कि तुम मेरे भाई से इतना प्यार करती हो। बाय द वे मुझे लगता है कि तुम्हें उसके बीच पे नहीं आना चाहिए, तुम ये सब जानती हो ना कि उसकी शादी होने वाली। तभी सुजीन उससे बोलती है कि तुम्हें लगता भी है कि वो अपनी शादी से खुश है। तो लाओशी उससे बोलती है कि हाँ मेरा भाई शादी से बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए प्लीज तुम उसकी लाइफ में इंटरफियर मत करो। अगर तुम उससे प्यार करती हो ना तो आई थिंक तुम्हें उसके खुशियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लाओशी की बातें सुनकर सुजीन उससे बोलती है कि अच्छा अगर तुम्हें किसी दिन हुआन से दूर होना पड़े उसकी खुशियों के लिए तो तुम उससे दूर हो जाओगी। सुजीन की बातें सुनकर लाओशी उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करती और चुप हो जाती है। बट उससे बातें कर जैसे ही वो अपने घर आ रही होती तभी उसकी नजर कुछ बलून पर पड़ती है। जैसे ही वो उन बलून की तरफ देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। बट थोड़ी देर बाद जैसे ही वो नीचे देखती है तभी वो देखती है उसके सामने हुआन खड़ा हुआ है। हुआन को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसके बाद उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ, तुमने मेरा फोन काट दिया और ना ही तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी। ये सारी चीजें देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तो फिर लाओशी से बोलती है कि मेरा फोन खराब हो गया था इसलिए मैं तुम्हारा रिप्लाई नहीं कर रही थी और मैंने अपना फोन ठीक करवाने के लिए दे रखा है, मैं अभी उससे नहीं जा रही हूँ। और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से जाने वाली होती है तभी हुआन उससे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही लाओशी अपना फोन लेती है तो वो देखती है कि वाकई में हुआन उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान था और उसने लाओशी को बहुत सारे मैसेज किए थे। ये सारी चीजें देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद वो हुआन की तरफ देखने लग जाती है। लेकिन फिर से वो दोबारा से हुआन पर विश्वास नहीं करना चाहती क्योंकि उसे नहीं पता था कि दोबारा से कब हुआन उसे इग्नोर मारने लग जाए। जैसे ही वो हुआन के सामने जाती है तो हुआन उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए आओगे। तो लाओशी उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। बट उसके बाद हुआन उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले जाता है। तो जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो हुआन उससे बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम ज्यादातर मेरे ही साथ रहना। तो लाओशी उससे बोलती है कि बट मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, मुझे अपनी स्टडीज पे ज्यादा ध्यान देना है। लाओशी की बातें सुनकर हुआन उससे बोलता है कि क्या तुम मुझसे अब तक नाराज हो। तो लाओशी उससे बोलती है कि नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और वैसे भी मैं तुमसे नाराज क्यों, एक्सपेक्टेशन तो मेरी थी ना तुमसे। तो हुआन उससे बोलता है कि प्लीज तुम मुझे एक बार माफ कर दो और मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें कभी भी अपसेट नहीं करूंगा। तो लाओशी उससे बोलती है कि तुम्हारे वजह से मैं पहले ही बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी हूँ, अब मुझे अपनी लाइफ को इस तरीके से नहीं बिताना है, इसलिए बेहतर यही होगा कि प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर से जाती है तो हुआन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी ही देर पे वो जैसे ही घर पे जाती है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है, उसकी मम्मी से खाना खाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है। जैसे ही उसकी आंटी वहाँ पर आती है तो वो भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तभी वो उनको बताती है कि उनके घर के बाहर एक लड़का है जो कि बहुत ही बेसब्री से लगता है किसी का इंतजार कर रहा है। लाओशी जैसे ही सुनती है तो वो समझ जाती है कि वो लड़का कोई और नहीं है बल्कि हुआन है और वो उसी का इंतजार कर रहा है, इसीलिए वो वहाँ पर से अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि हुआन उसके घर के बाहर पर ठंड पे उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो उनका देखती है तो वो फटाफट से उसे मैसेज करती है और उसे अपने घर जाने के लिए बोलती है। तो हुआन उसे जवाब देते हुए बोलता है कि जब तक वो उससे बात नहीं करेगा तब तक वो अपने घर नहीं जाएगा। तो लाओशी उसे बोलती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और ऐसे कहकर वो खिड़की बंद कर देती है। हुआन ठंड में लाओशी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक अंकल आते और वो उससे अपने घर पे चलने के लिए कहते हैं और उससे कहते हैं कि अच्छा तुम किसी लड़के का वहाँ पे वेट कर रहे थे ना, मुझे तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल अपनी तरह लग रही है, लेकिन इतनी आसानी से लड़कियां मानती नहीं है, तुम्हें और भी ज्यादा एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चले जाते हैं। थोड़ी देर पे वहाँ पर लाओशी आती है और वो हुआन के लिए गरम गरम सूप रखकर वहाँ पर से चली जाती है। भले ही वो छुपकर वहाँ पर सूप तो रख देती है, लेकिन जब वो अपने घर जा रही होती है तो हुआन उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये सूप उसके किसी लिए और ने नहीं बल्कि लाओशी ने ही रख रखा है। ये सारी चीजें देखकर वो समझ जाता है कि चाहे कुछ भी है लड़की उससे प्यार बहुत ज्यादा करती है, इसीलिए वो फटाफट से सारे सूप को पी जाता है। नेक्स्ट डे लाओशी जब अपने कॉलेज जाने के लिए निकलती है तभी उसे रास्ते में हुआन दिख जाता है और वो उसे सूप देने के लिए थैंक यू बोलता है और उसके बाद उसे बताता है कि उसने उस अंकल को बोल दिया है वो बहुत ही जल्दी तुम्हें तुम्हारे बर्तन वापस दे देंगे। ऐसा ही कहकर वो लाओशी का लगेज पकड़ने लग जाता है। तो लाओशी उससे बोलती है कि मेरे पास हाथ है, मैं इसे खुद ले जा सकती हूँ। और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। तभी हुआन उसके पीछे भागकर चला जाता है। जब वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो लाओशी की मॉम उन दोनों को देख देती है और उन दोनों पे गुस्सा करने की बजाय वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर में जैसे वो दोनों टैक्सी में बैठते हैं तो उन दोनों की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तभी हुआन लाओशी से बोलता
बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी रात पर बाहर रहने के बावजूद भी मुझे फीवर नहीं हुआ है। तो लाओशी उससे बोलती है कि तुमसे किसने पूछा। तभी हुआन उससे बोलता है कि आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो क्या तुम गाना सुनने चाहोगी? अगर तुम चाहो तो तुम इस हेडफोन से गाने सुन सकती हो। हुआन के इतना जिद करने पर लाओशी उसके साथ गाने सुनने के लिए हाँ बोल देती है और जैसे ही वो दोनों गाने सुन रहे होते हैं तभी हुआन जानबूझ के लाओशी के कंधे पे सो जाता है। लाओशी को तो ऐसा लगता है कि हुआन पूरी रात पर नहीं सोया है, इसलिए वो थककर उसके कंधे पर सो गया, इसलिए वो उससे हटने के लिए भी नहीं बोलती है। और हुआन को अपने कंधे पे सोता हुआ देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद वो उन दोनों की फोटो खींचने लग जाती है। दूसरी तरफ लुयांग और सूजिन रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पर कि लुयांग सूजिन से बोलता है कि ये उनकी लास्ट मीटिंग है और उसके बाद से वो उससे कभी भी नहीं मिलेगा, इसीलिए वो उसकी बहन को चैंगजिंग को परेशान ना करे। भले ही लुयांग का सपना पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन वो अपने सपने पर ध्यान दे और उसको पूरा करे, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी फैमिली है और उसकी फैमिली चाहती है कि वो चैंगजिंग से शादी करे, इसलिए वो उनकी बात मानेगा। लुयांग की बातें सुनकर सूजिन की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, तो फिर लुयांग उसे रोने के लिए मना करता है। तभी सूजिन उससे बोलती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है कि तुम अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हो और अपने घर वालों की खुशी के लिए तुम अपनी खुशी मार रहे हो। बाय द वे, ये सारी चीजें छोड़ो, हम दोनों आज का दिन एंजॉय करते हैं। और ऐसे ही कहकर वो दोनों ही घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद सूजिन लुयांग को एक लॉकेट गिफ्ट देती है उसके लास्ट तोहफे के तौर पे। उस लॉकेट को देखने के बाद लुयांग उससे बोलता है कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सूजिन उससे बोलती है कि आज तक तुमने मेरे साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया ना, उससे बढ़िया गिफ्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। एक काम करते हैं कि हम इस मेमोरी को कैप्चर करते हैं। और ऐसे कहकर जैसे ही वो उसकी फोटो खींचने वाले होते हैं तभी उसमें चैंगजिंग का कॉल आ जाता है। जैसे ही वो उसमें चैंगजिंग का कॉल देखती है तो सूजिन वहाँ पर से चली जाती है। सूजिन को इतना उदास देखकर लुयांग उसे रोकता है और उसे उसकी तबीयत का ध्यान रखने के लिए बोलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी को ड्रामा मैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।